मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अंशों का हरण फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपनी शेयर कैपिटल एकत्र करने के लिए प्रॉस्पेक्टर इशू करती हैं, और जो प्रॉस्पेक्टर वो पब्लिक को इशू करती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो शेयर्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस देती हैं। एप्लीकेशन के बाद में जब हम शेयर होल्डर बन जाते हैं तो हमें अलॉटमेंट और बाकी की याचनाएं देनी होती हैं। ठीक है, जब हम बाकी की याचनाएं सही समय पर, जब कंपनी हमसे मांग रही है और शेयर होल्डर सही समय पर पे नहीं करता है, तो कंपनी को ये अधिकार होता है कि वो उन शेयर होल्डर्स का जो सही समय पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनके अंशों का हरण कर ले। इसी को अंशों का फॉरफीचर्स जब्त करना या रद्द करना कहलाता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की रहती है कि जब भी कभी याचनाएं मांगी जाती हैं तो जिस समय में उनको याचनाएं मांगी जा रही हैं उसके बाद उनको थोड़ा सा समय दिया जाता है कि वो पे कर सके, है ना। लेकिन अगर वो समय निकल जाने के बाद आप उनको एक नोटिस भेज रहे हो और उस नोटिस के बाद भी जो शेयर होल्डर है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तभी कंपनी अंशों का हरण कर सकती है। ये जो नोटिस दिया जाता है इसके बाद 14 दिन का जो समय होता है वो रखा जाता है। ठीक है, अब हम इसके लिए जो आवश्यक एंट्रीज होती हैं और किस तरीके से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अंशों का हरण, जिसको हम रद्द करना या जब्त करना हिंदी में बोलते हैं, और फॉरफीचर्स ऑफ शेयर। एक होता है इशू एट पर, हमने अपने जो शेयर्स इशू किए थे, अभी हम पहले निर्गमित करने की बात करते हैं, वो इशू एट पर, और दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम। ठीक है, हमने अपने जो शेयर हैं, अगर हमारा शेयर का प्राइस 10 रुपये है और 10 ही रुपये में हमने उसको इशू किया था तो वो कहलाता है हमारा एट पर। 10 रुपीज़ का शेयर और 10 रुपीज़ में इशू हो रहा है। ठीक है, और अगर 10 रुपीज़ का शेयर 15 रुपीज़ पे इशू हो रहा है तो 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। ओके, ये तो दो आपकी कंडीशंस हो गई कि आपका शेयर किस तरीके से इशू हुआ है। ओके, अब अगला आता है हमारा, एक और बात अपन को ध्यान देना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से संबंधित। यदि प्रश्न में अंशों के हरण से संबंधित प्रविष्टि करने की बात की जाती है तो सिर्फ हम जो अंशों के फॉरफीचर्स की एंट्री होती है सिर्फ वही देते हैं। लिखा रहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि आपको कौन सी जर्नल एंट्रीज करना है। यदि उन्हें बोला है कि सिर्फ अंशों के हरण से संबंधित करिए तो सिर्फ हम अंशों के हरण से संबंधित, जब्त, फॉरफीचर्स से संबंधित ही एंट्री डालेंगे। इसके विपरीत यदि आवश्यक जर्नल एंट्रीज लिखा है तो फिर आपको इशू से लेके फॉरफीचर्स तक की पूरी एंट्री करनी होती है। तो बच्चे को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है मैम कितनी एंट्री करना है, कौन कौन सी करना है। तो आपको अगर लिखा है कि सिर्फ फॉरफीचर्स से संबंधित, हरण से संबंधित प्रविष्टि कीजिए तो वही एंट्री करेंगे, और अगर आवश्यक जनरल एंट्री बोला गया है तो फिर आपको इशू से लेके फॉरफीचर्स तक की पूरी एंट्रीज बनानी होती हैं। ओके, फिर इसके बाद अगला अपन देखते हैं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। अगर हमारे शेयर्स जो इशू हुए थे वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो उनके लिए हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो और एक जब हमें प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। मतलब जैसे हमने जो प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए तो प्रीमियम का पैसा हमारा अलॉटमेंट के समय मिल रहा है। ठीक है, तो अगर अलॉटमेंट तक का सामने वाला जो शेयर होल्डर है वो पेमेंट कर चुका है तो उसको हम बोलते हैं कि जब प्रीमियम पर राशि प्राप्त हो चुकी है। और अगर हमारा जो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में है लेकिन उसने सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दी, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकेंड कॉल दिया, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि किस जगह पर प्रीमियम का पैसा है और शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं दिया है, वो वाली चीज़। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम का पैसा हर एक इंस्टॉलमेंट में है, अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट कॉल में भी है, फाइनल कॉल में भी है कुछ पार्ट उसका, तो वो आंशिक वाला कहलाता है। ये प्रैक्टिकल जैसा आता है वैसा अपन को देखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो हमको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है
ठीक है, ये जो आपके पास जर्नल एंट्री लिखी हुई है ये उन अंशों के हरण से संबंधित है जिनमें प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो हमको प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना होगा। आपने एक चीज देखी होगी कि अभी तक जो सिंपल जनरल एंट्रीज होती थी इश्यू वाली, उसमें प्रीमियम अकाउंट सीआर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट क्या हो रहा है, डीआर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम अंशों का क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया है। शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होता है ये उस राशि से होता है जितनी की हमने मांगी है, ठीक है, जो हम मांग कर चुके हैं। जैसे हमने अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगा है लेकिन सेकंड कॉल नहीं मांगी है, तो यहाँ पे सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं जुड़ता है। ओके, अब अगर प्रीमियम जो है उसका पैसा नहीं मिला आपको तो आप इसको डेबिट करोगे। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट अभी तक आप जो निर्गमन वाली एंट्रीज होती थी, इश्यू वाली होती थी, उसमें क्रेडिट होता था, लेकिन क्योंकि ये फॉरफीचर से संबंधित है तो ये देखिए आप डेबिट हो रहा है। उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट ले रहे हो, इसका पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। फर्स्ट कॉल ले रहे हो, उसका भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। सेकंड कॉल ले रहे हो, उसका भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे आपके जो फॉरफीचर्स में पैसा आएगा सिर्फ ये वो वाला पैसा है जो एप्लीकेशन में मिला है। फॉरफीचर्स अकाउंट में वही पैसा आता है जो हमको मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है, लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो हमारे अगर हमको राशि प्राप्त हो चुकी है, मतलब हमको प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है, तब हम क्या करते हैं, तो तब हम प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं। अगर हमको प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तब हम उस अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। हम ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं जैसे कि हमारा जो शेयर है वो सम मूल्य पर एट पर इशू हुआ है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ना प्रीमियम हम डेबिट में लेते हैं और ना ही हम प्रीमियम क्रेडिट में लेते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि एक प्रकार से हम ऐसा समझ लेते हैं कि प्रीमियम वाला क्वेश्चन ही नहीं है वो, अगर प्राप्त हो चुका है। हम जो सिंपल सा जो मांगी गई राशि है वो डेबिट में करते हैं और प्रीमियम हम ना यहाँ लेते हैं और ना यहाँ पे जिस भी कॉलम में वो है वहाँ लेते हैं, ओवरऑल प्रीमियम को हटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हरण किए गए अंशों का पुनर्निगमन, जो हमने शेयर्स अब फॉरफीचर्स कर लिए हैं, फॉरफिटेड हो गए हैं, उन शेयर्स को हम वापस से इशू कर रहे हैं। वो किस तरीके से इशू होते हैं, तो देखिए कंपनी अपने जो अंतर नियम होता है ए होता है, उसके प्रावधानों के अनुरूप उनके जो नियम होते हैं उसमें जो भी उनके प्रोविजंस होंगे उसको फॉलो करते हुए ही फॉरफिटेड अंशों को निरस्त करती है या पुनः निर्गमित इशू कर सकती है। पुनः निर्गमन पर संपूर्ण राशि एक साथ लमसम भी प्राप्त कर सकती है, प्राप्त कर ली जाती है और अंशों के पुनर्निर्गमन के लिए संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तदुपरांत ही इनको हम सेल कर सकते हैं। जब तक संचालक मंडल हमको इसकी परमिशन नहीं देता तब तक हम इन्हें इशू नहीं कर सकते। अब अगर हम जो शेयर्स हमने फॉरफिटेड किए हैं उसको इशू कर रहे हैं तो उसको हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन है एट पर, दूसरी कंडीशन है प्रीमियम और तीसरी कंडीशन है हमारी डिस्काउंट। ओके, जब हम डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं तो जो हमारे पास फॉरफिटेड का पैसा होता है उससे इस डिस्काउंट वाले पैसे को एडजस्ट किया जाता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी हम आगे देखते हैं। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 अप्रैल सत्यप्रकाश ने 10 रुपये वाले 1000 अंशों का जो धारक था 4 रुपया प्रति अंश की दर से भुगतान किया। उसी तिथि को संचालक मंडल ने प्रथम और अंतिम याचना 2 और 4 मांगी, नहीं चुका पाया। कंपनी की पुस्तकों में हरण से संबंधित, ये देखिए लिखा है किससे संबंधित करना है हमको, ओनली फॉर फॉरफीचर्स से संबंधित ही एंट्रीज आपको सॉल्व करने बोला जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉरफिटेड से संबंधित ही एंट्री को समझेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको क्वेश्चन में बोला गया है। आप लोगों के पास मैक्सिमम मार्क्स का 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है आपको इशू के लिए और एक आता है फॉरफिटेड के लिए,
है ना। तो अगर हमें सिर्फ बोला गया है यहाँ पे कि पुस्तकों में हरण की प्रविष्टि, तो हम अननेसेसरी इशू वाली एंट्री नहीं डालते हैं, हम सिर्फ फॉरफीचर्स की एंट्री लेंगे। अब जब आप शेयर्स इशू करते थे तो आपने देखा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इशू में कैपिटल अकाउंट CR होता था, इशू में कहीं पर भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। और अब जब हम फॉरफिटेड करते हैं तो आपको मालूम है हमारी जनरल एंट्री में एंट्रीज बदल जाती हैं। जो चीज़ पहले हमने क्रेडिट की है अब हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये देखो, ये सिर्फ हरण के समय इशू में कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होता, लेकिन जब फॉरफिटेड होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। कब होता है? सिर्फ फॉरफीचर में डेबिट होगा ये, ओके। अब ये टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में वो पैसा आता है जो आप पे कर चुके हो, जो हमारा शेयर होल्डर पेड है, ठीक है। जो नहीं दिया, नॉट पेड, वो नाम से फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया। देखो आप क्वेश्चन में ये 4 रुपये दे चुका था, ठीक है। 4 रुपये जो है एप्लीकेशन का, 1000 शेयर्स 4 रुपीज़ पेड फॉरफिटेड, यही तो उसके जब्त हुए, यही तो छीन लिए। ये पैसा वो दे चुका है और ये उसके पैसे छीने गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखो 2 रुपया और 4 रुपया मांगे थे, लेकिन उसने पे नहीं किए, नहीं चुका पाया, ठीक है। 2 रुपीज 4 रुपीज नॉट पेड। अब नहीं दिए हैं तो ये नाम से 2 रुपया क्या था आपका फर्स्ट कॉल और 4 रुपया क्या था फाइनल कॉल। तो 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का शेयर्स था तो आपके बने 2000, और 4 रुपये से मल्टीप्लाई किया फाइनल कॉल तो ये बने आपके 4000। और क्योंकि पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं, अपन जो डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल जितना मांगा गया, सबसे पहले शुरू में स्टार्टिंग में यही बोला था कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है, जितना मांगा। ये पूरे पैसे मांग चुके हैं। 4 रुपया एप्लीकेशन पे था, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 4 रुपया ये हैं। तो ये आपके फॉरफिटेड पैसे में ये आ गया, ये यहाँ हो गया। अब आपके यहाँ इसके बाद अगली, अब ये रीइश्यू भी कर रहा है, ठीक है। ये अपने शेयर्स को रीइश्यू भी कर रहा है। आगे आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ये शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, ठीक है। किसको हुए हैं? मंगल लाल या कोई भी नाम दिया हो, इन नामों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसको दिया गया, आप उसका कोई नाम नहीं लिखते। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब ये वापस से इशू होने लगे हैं तो देखिए वापस शेयर कैपिटल क्रेडिट में चला गया। जो इशू के समय होता था क्रेडिट, सिर्फ फॉरफिटेड के समय में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। अब ये फिर से क्रेडिट हो गया। कितने में किया था इसने? तो सीधे आपको अमाउंट दिया गया है 9000 रुपये में। शेयर कितने का था? 10000 का था, है ना, 10000 का था। और कितने में इशू किया इसने? इसमें 10000 का शेयर 9000 में इशू किया। बीच का डिफरेंस 1000 इसके डिस्काउंट का हुआ। तो ये किससे एडजस्ट होता है? फॉरफिटेड से एडजस्ट हो जाएगा ये। अब आप देखो यहाँ पे फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट मिल रहा है और यहाँ पे यहाँ पे फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट मिल रहा है। ये क्रेडिट में है और ये वाला जो है फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में है। इन दोनों को माइनस करो, 4000 है और ये कितना है? 1000 है। कितना बचा? 3000। किस तरफ का बचा? तो देखो यहाँ पे 4 था क्रेडिट में और यहाँ पे डेबिट में कितना है? 1000। तो ये अमाउंट किसका बनेगा? ये है आपका क्रेडिट का, ये किसका है? डेबिट का। तो सीधी सी बात है कि किस तरफ का कम हो रहा है? 3000, डेबिट साइड, है ना। तो इसको अपन डेबिट में लिख देते हैं, डेबिट के लिए 3000। और ये जो पैसा है ये किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। ये पैसा किस में जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये आपका एक फर्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्व हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका मुकुंद लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 7000 अंशों का हरण किया। इन अंशों पे अंतिम याचना 2 रुपया 50 पैसे जो है वो नहीं मिली, 2 रुपीज़ 50 पैसे। शेष जो है इतना प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये नहीं मिला, ये मिल गया। फुली पेड 6 रुपया पर शेयर पे इशू कर दिया। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, शेयर्स इशू कितने किए हैं? 500 हैं और ये 700 हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले वापस से, क्योंकि अंशों का हरण हो रहा है, जब्त हो रहे हैं, फॉरफिटेड हो रहे हैं, तो जो शेयर कैपिटल है वो डेबिट होगी। कितने से होगी? तो 700 शेयर हैं और 10 रुपीज़ ईच है, तो ये अमाउंट बन गया, है ना। फिर इसके बाद आपका जो 2 रुपीज़ 50 पैसा है, 2 रुपीज़ 50 पैसा यहाँ आपका ये दिख नहीं रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करो 2.5 से, तो यहाँ इतना पैसा बन जाएगा। ओके, ये फिर इंटू 7.50, तो ये पैसे बन जाएंगे। ये वो नहीं दिया और ये वो पेड कर चुका है। ओके, अब इसके बाद एक बात इसमें, बस इस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही अंतर आ रहा है कि जो शेयर्स हैं वो कितने इशू, तो देखो जब्त हुए हैं 700, लेकिन इशू कर रहा है वो सिर्फ 500। तो ये जो 700 है इसमें से 500 ही हुए, तो अभी आपके 200 बच गए हैं। 200 जो है वो उसने इशू नहीं किए। तो यहाँ आपका जो फॉरफिटेड का पैसा है सिर्फ हम 500 वाला ही यूज़ करेंगे, पूरा नहीं। इसका वर्किंग नोट भी है नीचे, ये बात आप ध्यान देना कि ये जो है आपका 700 और 500 वाला, ये अभी 200 शेयर्स इशू नहीं हुए, तो ये फॉरफिटेड में आपका जो पैसे हैं ये आपको निकालना होगा। अपन इसके आगे देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या है वर्किंग नोट ये किया हुआ है। अब ये अपन यहाँ से देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट इसने री इशू किए हैं, 500 शेयर्स हैं, 6 रुपये पे इशू कर रहा है, ये पैसा आया। अब आप देखो, क्योंकि फॉरफिटेड हुए हैं 700 शेयर, ये लिखा है मैंने, फॉरफिटेड कितने हुए हैं 700 शेयर, लेकिन री इशू कितने हुए हैं 500 शेयर। तो हम यहाँ पे जो पैसा लेंगे वो सिर्फ 500 शेयर्स का लेंगे। बचे हुए 200 जो शेयर्स है बाद में जब इशू होंगे उस समय में ये पैसा यूज़ होगा, ठीक है। जो बचा हुआ हमारा कैपिटल रिजर्व वाला होगा वो हम बाद में यूज़ करेंगे उसके लिए। तो यहाँ हम सिर्फ वो पैसा देखेंगे जो हमारे 500 शेयर्स का है। अब आप देखो ये वर्किंग नोट भी किया हुआ है, फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 500 शेयर्स, क्योंकि 500 ही शेयर्स इशू हो रहे हैं। हमारे पास शेयर्स थे 700 लेकिन सिर्फ 500 हो रहे हैं। तो जो आप देख रहे हो 5250 रुपये है, ये ऊपर में ये लिखा है, ये कितने का है? ये 700 शेयर्स का है। ये अमाउंट कितने का है? ये 700 शेयर्स का है। और हमको कितने, हम रीइशू कितने कर रहे हैं? मात्र 500। तो ये अपन ने वर्किंग नोट किया, कट करने पे हमको मिला 3750, 3750 रुपया। ये 3750 जो हैं यही हमारे अपने जो 500 शेयर्स हमने इशू किए हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो, आपको जो फॉरफिटेड के समय पैसा लग रहा है वो सिर्फ लग रहा है 2000। आप इसमें से माइनस कर दो, ये जो बचा है ये हमारा जाएगा किसमें? रिजर्व कैपिटल में। यही पैसा जो है वो हमारा रिजर्व कैपिटल में जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो हमारे, जब हम ये 200 शेयर्स इशू करेंगे तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं पेपर में। चलिए, थैंक यू।